जो गरजते हैं वो 20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 81वीं बार देश को मन की बात रेडियो कार्यक्रम के जरिए संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम की शुरुआत विश्व नदी दिवस से की। उन्होंने नदियों के महत्व को बताया और भारत में नदियों की आस्था की भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक डे ऐसा है जो हम सबको याद रखना चाहिए और ये डे ऐसा है जो भारत की परंपराओं से बहुत सुसंगत है। सदियों से जिस परंपराओं से हम जुड़े हैं उससे जोड़ने वाला है। ये है वर्ल्ड रिवर डे यानी विश्व नदी दिवस। प्रधानमंत्री ने साल में एक बार नदी उत्सव मनाने की अपील भी की। वर्ल्ड रिवर डे यानी विश्व नदी दिवस। हमारे यहाँ कहा गया है, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, अर्थात नदियाँ अपना जल खुद नहीं पीती बल्कि परोपकार के लिए देती है। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में स्वच्छता के महत्व का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि किस तरह महात्मा गांधी ने स्वच्छता को स्वाधीनता के सपने के साथ जोड़ दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कभी भी छोटी बात को, छोटी चीज को छोटी मानने की गलती नहीं करना चाहिए। छोटे छोटे प्रयासों से कभी कभी तो बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की 4 दिन की यात्रा के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन्हें खास तोहफा देकर विदा किया। प्रेसिडेंट बाइडेन ने मोदी को 157 कलाकृति और पुरावशेष सौंपे। ये कलाकृति और पुरावशेष दूसरी से लेकर 18वीं सदी तक के पुराने हैं। इन कलाकृतियों की वापसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने खुशी जाहिर करते हुए राष्ट्रपति बाइडेन का शुक्रिया अदा किया। पीएम मोदी ने कहा कि कलाकृति और पुरावशेष किसी भी देश की अमूल्य धरोहर होती हैं। इनको सुरक्षित और संरक्षित रखना अपने सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा है। भारत और अमेरिका सांस्कृतिक विरासतों की चोरी, अवैध व्यापार और तस्करी से निपटने के अपने प्रयासों को आगे और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। इन सभी 157 कलाकृतियों और पुरावशेष में 10वीं शताब्दी के बलुआ पत्थर से तैयार की गई 1.5 मीटर की नक्काशी से लेकर 12वीं शताब्दी की उत्कृष्ट कांसे की 8.5 सेंटीमीटर ऊंची नटराज की मूर्ति शामिल है। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक इनमें से अधिकतर वस्तुएं 11वीं से लेकर 14वीं शताब्दी की हैं। ये सभी ऐतिहासिक हैं। इनमें मानव रूपी तांबे की 2000 ईसा पूर्व वस्तु या दूसरी शताब्दी की टेराकोटा का फूलदान शामिल है। ये भारत की वायु सैनिकों का दम है, जिसे देखकर दुश्मन देशों का दिल बैठने लगता है, उनकी सांसें उखड़ने लगती हैं। श्रीनगर में डल झील के ऊपर आयोजित इस एयर शो के दौरान एयरफोर्स की स्काई डाइविंग टीम, आकाश गंगा, सूर्य किरण एरोबैटिक और डिस्प्ले टीम ने कमाल के करतब दिखाए। आपको बता दें कि आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत इस एयर शो का आयोजन श्रीनगर एयरफोर्स स्टेशन और जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से किया गया। खास बात यह है कि इस एयर शो की थीम गिव विंग्स टू योर ड्रीम रखा गया, जिसका उद्देश्य कश्मीरी युवाओं को वायुसेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करना और पर्यटन को बढ़ावा देना है। ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बहुत अच्छी है और काफ़ी मोटिवेशनल है, काफ़ी इंस्पिरेशनल है हमारे लिए और काफ़ी थ्रिलिंग है क्योंकि हमने नई चीज़ें एक्सप्लोर की है। It feels very exciting. It feels very exciting and amazing to see the fearless show of Indian Air Force. उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कोरोना से बचाव के लिए ट्रैक, टेस्ट और ट्रीट फॉर्मूले के साथ साथ टीकाकरण का अभियान भी तेजी से चल रहा है। यही वजह है कि यूपी ने वैक्सीनेशन में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और यूपी 10 करोड़ डोज का लक्ष्य हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आपको बता दें कि 10 करोड़ में से अब तक 8 करोड़ 15 लाख लोगों ने टीके की पहली डोज ले ली है, जबकि 1 करोड़ 85 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। कोविड वैक्सीनेशन का कार्य प्रदेश में काफी गति से चल रहा है और आज की बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश 10 करोड़ डोज से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब तक 8 करोड़ 15,25,547 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है।
यूपी की इस उपलब्धि के लिए सीएम योगी ने पीएम मोदी का आभार जताया है। उन्होंने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और यूपी सरकार के अथक प्रयासों का सुफल है कि यूपी में 10 करोड़ से अधिक कोविड टीके का सुरक्षा कवच प्रदान किया जा चुका है। ये उपलब्धि प्रतिबद्ध स्वास्थ्य कर्मियों और अनुशासित नागरिकों को समर्पित है। आप भी लगवाएं टीका जीत का। दिल्ली की स्पेशल सेल और यूपी एटीएस ने कुछ दिन पहले जिन 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, उनमें से कुछ आतंकियों का कानपुर कनेक्शन सामने आया है। बताया जा रहा है कि एटीएस ने प्रयागराज से जिस संदिग्ध आतंकी उमेद को गिरफ्तार किया था, उसकी कानपुर के रावतपुर गांव स्थित रोशन नगर में रिश्तेदारी है और उसने कानपुर की ही गाड़ी का इस्तेमाल किया था। इस जानकारी के बाद कई सुरक्षा एजेंसियों ने कानपुर के रोशन नगर में छापेमारी भी की थी। साथ ही आतंकियों का कानपुर कनेक्शन सामने आने के बाद भी पुलिस भी काफी सक्रिय हो गई है और वो जगह जगह तलाशी अभियान चला रही है। गाड़ियों की गहन चेकिंग की जा रही है। कानपुर में एटीएस की टीम की छापेमारी मारने के बाद कानपुर की पुलिस की सक्रियता देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस प्रकार से उमेद का कानपुर कनेक्शन निकला और उसके बाद कानपुर की एक गाड़ी से आना जाना और कानपुर से कई संदिग्धों को पूछताछ के लिए उठाया, उसके बाद से कानपुर की पुलिस अब कुछ क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में उन्हें ये लग रहा है कि कुछ सस्पेक्टेड हो सकते हैं, उन क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चालू किया है। अब देखना ये होगा कि जब ये अभियान पूरा होगा तब ये समझ आएगा कि क्या जिनकी एटीएस को तलाश है वो इन लोगों को मिल पाए या नहीं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हिंदू युवा वाहिनी नाम के संगठन से जुड़े लोगों ने AIM-MIM नेता असदुद्दीन ओवैसी का काफिला रोकने की कोशिश की। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए ओवैसी प्रदेश में लगातार सभाएं कर रहे हैं और इसी सिलसिले में वे प्रयागराज पहुंचे थे और वहीं हिंदू युवा वाहिनी से जुड़े लोगों ने उनका काफिला रोकने की कोशिश की। वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें 2 से 3 कार्यकर्ताओं को पकड़ने के लिए पुलिस उनके पीछे भागती नजर आई। पुलिस की मुस्तैदी से ये लोग अपने इरादे में कामयाब नहीं हो पाए और ओवैसी का काफिला उस इलाके से बिना रुके निकल गया। इसके बाद भी ये प्रदर्शनकारी नहीं माने, वो लोग वहीं एक सड़क पर धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। इस प्रदर्शन की वजह से वहां ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त पड़ गई, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई का इन लोगों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे इनकी एक नहीं चली और जल्द ही वैन में बैठाकर उन्हें वहां से ले गई। उत्तर प्रदेश के महोबा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहाँ एक लड़के ने ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस वाले को पीट दिया। बताया गया कि वो लड़का शराब पीकर हंगामा कर रहा था और जब 2 पुलिस वाले उसे रोकने के लिए गए तो वो उन पर भी टूट पड़ा। वहां से सामने आई एक तस्वीर में हंगामा करने वाला लड़का एक पुलिस वाले पर घूंसे बरसाता दिखा। इससे पहले दोनों पुलिस वालों से उसने बदसलूकी भी की। शराब के नशे में धुत उस लड़के ने पुलिस वालों की वर्दी तक फाड़ने की कोशिश की। इस दौरान उसने एक रेहड़ी वाले का सामान भी फेंक दिया। हालांकि कुछ देर में वहाँ काफी लोग जमा हो गए और फिर वो लोग बीच बचाव करने में जुट गए। इसके बाद वहां इकट्ठा हुए लोगों का गुस्सा भड़क गया और वो लोग पुलिस वालों से मारपीट कर रहे लड़के को घेर कर पीटने लगे। काफी देर तक चले हंगामे के बाद उस लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश देवरिया के गौरी बाजार ब्लॉक में सरेआम हुई बीडीओ की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग बीडीओ की पिटाई कर रहे हैं। पीड़ित बीडीओ संजय कुमार ने इसे लेकर राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद के बेटे विश्व विजय निषाद पर उन्हें पिटवाने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि गरीब कल्याण योजना के कार्यक्रम के दौरान पोस्टर पर ब्लॉक प्रमुख का फोटो नहीं होने पर बीडीओ की पिटाई हुई है। दरअसल गौरी बाजार ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख अनीता निषाद के पति विश्व विजय निषाद राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद के बेटे हैं, लिहाजा उन्होंने ठसक में आकर बीडीओ की पिटाई कर दी। पीड़ित बीडीओ संजय कुमार ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। वहीं पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। जयप्रकाश निषाद जी के पुत्र श्री विश्व विजय निषाद, जो कि प्रमुख के पति हैं, अपने बहुत सारे लोगों के साथ आए, हमारे स्टाफ के साथ उन्होंने मारपीट। आपको भी मारा उन्होंने? प्रयास उन्होंने किया, हमारे स्टाफ के लोगों ने बचाने का प्रयास किया और हमने भी। एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपको कुर्सियों से पीटा जा रहा है। अब जाहिर सी बात है कि हाल में कार्यक्रम था तो कुर्सियाँ लगी हुई थी। उत्तर प्रदेश के रामपुर से डराने वाला एक वीडियो सामने आया है।
वहां अहमदाबाद गांव में कुछ लोगों ने एक लड़की और लड़की को पेड़ से बांधकर उनकी बेरहमी से पिटाई की। इस पिटाई का आरोप लड़की के घर वालों पर लगा, जिन्होंने अवैध संबंधों के शक में दोनों को पकड़ लिया और उन्हें अलग अलग पेड़ से बांधकर पिटाई की। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें एक आदमी लड़की को एक डंडे से बुरी तरह से पीटता दिखाई दिया। इस पिटाई से बचने के लिए उसने बहुत कोशिश की, लेकिन हाथ बंधे होने की वजह से वो कुछ नहीं कर सका। इस दौरान आसपास खड़े लोग पिटाई कर रहे आदमी को उकसाते हुए सुनाई दिए। इसके बाद तो इन लोगों ने लड़के को भी इसी तरह पीटा और उसके साथ गाली गलौज भी की। इस घटना का वहां मौजूद कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बनाते नजर आए, जो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और पीड़ित लड़के की शिकायत पर 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कासर अली की तहरीर पर आज थाना बिलासपुर सुसंगत धारा में मुकदमा लिख लिया गया और मारपीट करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तमिलनाडु के विरुदुनगर में AIADMK के 2 गुटों में झड़प हो गई। दोनों गुट के लोग पूर्व सीएम E.K. पलानीस्वामी के स्वागत करने के लिए वहां की एक सड़क पर पहुंचे और जैसे ही पलानीस्वामी का काफिला आगे बढ़ा, दोनों गुट के समर्थक आपस में भिड़ गए। सामने आई एक तस्वीर में गुट के कुछ लोग दूसरे गुट के एक समर्थक को घूंसों और डंडों से पीटते दिखे। इस दौरान कुछ पुलिस वाले भी मौजूद थे, जिन्होंने इस बवाल को रोकने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। किसी तरह दोनों गुटों के लोगों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया और सड़क को खाली करवाने की कोशिश शुरू कर दी गई। इससे पहले सब कुछ नॉर्मल सा लग रहा था। पलानीस्वामी का काफिला उन लोगों के पास रुका, वो गाड़ी के अंदर ही बैठे रहे। इसके बाद एक एक कर समर्थक उनके पास पहुंचे और उन्हें तोहफे दिए, लेकिन उनके जाते ही हंगामा शुरू हो गया। बाद में पुलिस ने मारपीट में शामिल लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। झारखंड के गढ़वा में बाकी नदी में एक साथ पिता और पुत्र दोनों एक साथ डूबने की भयावह तस्वीर सामने आई है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह दो जिंदगियां पानी में डूब उतर रही हैं। दोनों बार बार मदद की गुहार लगा रहे हैं। बाकी नदी की उफनती धारा में जिंदगी और मौत के बीच इस जंग में कभी जिंदगी हारती दिख रही है तो कभी मौत जीतती नजर आ रही है। तूफानी लहरों के बीच दोनों जिंदगियां एक सांस के लिए जंग लड़ रही हैं। तभी दूर किनारे खड़े ग्रामीणों की नजर मचलती लहरों से लड़ रही जिंदगियों पर पड़ती है और डूबते को तिनके का सहारा मिलता है। दरअसल अमहर गांव के पिता और पुत्र रेलवे पुत्र के ऊपर से गुजर रहे थे। तभी दोनों पुल से फिसलकर नीचे बाकी नदी की तेज रफ्तार धारा में गिर पड़े और बहकर दूर चले गए। तभी नदी किनारे खड़े ग्रामीणों की ओर से मदद के हाथ बढ़े, लेकिन बेटे की ही जान बच सकी और पिता की डूबने से मौत हो गई। झारखंड की राजधानी रांची की ये बिल्डिंग बेहद खास बन रही है और इसकी चर्चा भी आजकल झारखंड से निकलकर पूरे देश में हो रही है। इस चमचमाते 2 मंजिला बिल्डिंग में जहां तक नजरें दौड़ाएंगे जैक ही जैक पाएंगे। पूरी की पूरी बिल्डिंग के कोने कोने में ऐसी सैकड़ों जैक फिट है। अब आप सोच रहे होंगे अच्छी खासी बिल्डिंग तो है, फिर जैक क्यों लगाई गई है? आखिर माजरा क्या है? दरअसल जैक के जरिए इस बिल्डिंग को इसके बेस से 8 फीट ऊपर उठाया जा रहा है। सुनकर चक्कर खा गए ना? जी हाँ, कई शहरों में प्रचलित इस हाईटेक टेक्निक की मदद से रांची की इस बिल्डिंग को भी लिफ्ट कराया जा रहा है। अब धीरे धीरे हमारा जब 4 फीट मेरा घर ऊंचा हो गया तो हमारा डर खत्म हो गया है और अब मैं आराम से ऊपर में रह रही हूँ। ये 2 मंजिला इमारत कांके के जगतपुरम कॉलोनी में है। हल्की सी बारिश क्या हो जाए, पूरा घर और पूरा मोहल्ला पानी में डूब जाता है। नगर निगम के चक्कर लगाकर जब निकहत परवीन थक गई तो सोशल मीडिया खंगाला और बिल्डिंग लिफ्टिंग तकनीक समझी। 8 लाख रुपए में कंपनी से बात तय हुई और शुरू हो गया लिफ्टिंग का काम। मंदिर के गेट पर इस कदर डांस तो बवाल तो होना ही था। इस वीडियो पर भी बवाल शुरू हो गया है। छतरपुर में देखने वाले कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अच्छी चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन आरती साहू जैसी लड़कियां छतरपुर की लड़कियों के लिए और एक समाज के लिए एक माहौल खराब करती हैं और उसके लिए दुर्गा वाहिनी के द्वारा शिकायत भी की गई है। जिस वीडियो पर बजरंग दल वाले नाराज हैं, वो वीडियो मध्य प्रदेश के छतरपुर के जनराय टोरिया मंदिर का बताया जा रहा है। इस वीडियो में डांस करने वाली लड़की छतरपुर की ही रहने वाली है और उसका नाम आरती साहू है। आरती अपने YouTube और Instagram अकाउंट पर वीडियो डालती रहती है।
यूट्यूब पर उनके 25 लाख फॉलोअर्स हैं, लेकिन उनके इस डांस पर बजरंग दल समेत कई संगठन विरोध कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि चंद रुपयों और फेमस होने के लिए ये हरकत की गई है। गुजरात के वडोदरा में नवरात्र के मौके पर होने वाले गरबा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। गरबा के लिए बड़ी संख्या में लड़के और लड़कियां प्रैक्टिस में लगे हैं। इस बार 7 अक्टूबर से नवरात्र की शुरुआत हो रही है और उस दौरान रात में होने वाले गरबा के लिए खास प्रैक्टिस की जा रही है। इस साल नवरात्रि में हम यहाँ पर क्लास पे कर रहे हैं, लोग बहुत सारी गलियों में कर रहे हैं, लेकिन जो असली मज़ा है वो तो ग्राउंड पे ही आता है। लेकिन फिर भी कोरोना की गाइडलाइंस और इन सब की वजह से हम ग्राउंड पे नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम कर रहे हैं उसमें हमको बहुत मज़ा आ रहा है। गरबा को लेकर गुजरात पुलिस ने भी अपना एक्शन प्लान बना लिया है। राज्य सरकार की कोरोना गाइडलाइन के अनुसार गलियों में गरबा का आयोजन किया जा सकेगा। हालांकि इसमें 400 लोग ही शामिल हो सकेंगे। वहीं गरबा खेलने का मौका उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज ले लिए हैं। नई गाइडलाइन के अनुसार रात को 12 बजे तक ही लोग गरबा खेल सकेंगे। बता दें कि इस साल सरकार द्वारा पार्टी प्लॉट और क्लबों में होने वाले कॉमर्शियल गरबा करवाने की अनुमति नहीं दी गई है। अब तक आपने बस में बैठकर सफर किया होगा, लेकिन अब बस के अंदर आप लजीज पकवानों के मजे भी ले सकेंगे। दिल्ली के राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने डबल डेकर बस के अंदर एक रेस्टोरेंट खोला गया है, जिसको नाम दिया गया है फूड बस ऑफ इंडिया। जिस तरह बस में सफर करने से पहले टिकट लेना होता है, ठीक उसी तरह बस रेस्टोरेंट में खाना खाने से पहले आपको ऑर्डर का टिकट लेना होगा। इसके बाद ही आपकी टेबल पर खाना पहुंचेगा। फूड बस बाहर से दिखने में जितनी यूनिक है, अंदर उसका आर्किटेक्ट भी उतना ही शानदार है। फूड बस रेस्टोरेंट में बैठकर आपको भले ही बस में सफर करने जैसा फील आएगा, लेकिन मुंह में जब लजीज पकवान जाएगा तो आपका दिन बन जाएगा। रेस्टोरेंट के संचालक आयुषी सिंह का कहना है कि उन्होंने विदेशों में देखा था कि बस के अंदर रेस्टोरेंट चलते हैं और उसके बाद उन्होंने इसी कॉन्सेप्ट पर रेस्टोरेंट बनाया है। हमारे डैड काफ़ी ट्रैवल करते हैं वर्ल्ड वाइड, तो उन्होंने देखी है लंदन की डबल डेकर बस, जो टिपिकल वहाँ का सबसे फेमस होता है अट्रैक्शन। तो क्यों ना ऐसा कुछ यहाँ पर लाके हम यहाँ के कॉमन लोगों को, मिडिल क्लास को भी दिखाएं और उधर का जो फील है उसमें हम उनको बिठाकर इंडिया का कंफर्ट फूड खिलाएं। नेपाल मंत्रिमंडल के फैसले के बाद भारत नेपाल बॉर्डर खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है। नेपाल गृह मंत्रालय के शाखा अधिकारी सुमन पंडित ने सभी विभागों को मंत्रिमंडल में लिए गए फैसले संबंधित आदेश पत्र को जारी कर दिया है। आदेश में बॉर्डर पर कोविड नियमों की सख्ती से पालना के निर्देश के साथ ही नेपाल जाने वालों पर कई बंदिशें लगाई गई हैं। नेपाल के होटलों को भी सरकार के कई आदेश पालन करने होंगे। नेपाल बॉर्डर पर प्रवेश के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्री ऑनलाइन पूर्ण आगमन फॉर्म भरने की अनिवार्यता लागू की गई है। साथ ही लक्षण मिलने पर कोविड जांच के बाद ही नेपाल में एंट्री मिलेगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए नेपाल सरकार ने 22 मार्च 2020 से भारत सीमा से आवागमन पर पाबंदी लगा दी थी। केवल मालवाहक वाहनों को ही प्रवेश दिया जा रहा था। यहाँ तक कि पर्यटकों पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। इस आदेश के बाद नेपाल से सटे बिहार के सीमावर्ती इलाकों के लोगों में खुशी है। No to division! No to division! No to division! ये नारेबाजी स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन के मुख्यालय के बाहर हो रही है। पाक अधिकृत कश्मीर के राजनीतिक कार्यकर्ताओं की ओर से ये नारेबाजी पाकिस्तान का विरोध जताने के लिए है। इन कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पाकिस्तान ने पीओके में आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप बना रखे हैं और वो पाकिस्तान से उन ट्रेनिंग कैंपों को बंद करने की मांग करते हैं। जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे गर्दी है। ये जो मुल्ला गर्दी है, ये जो तालब गर्दी है। आपको बता दें कि पीओके के लोग जो आज कह रहे हैं वही बात भारत लंबे समय से दुनिया को बताता आ रहा है कि पीओके में पाकिस्तान ने आतंकी ट्रेनिंग कैंप बना रखे हैं। यहीं से आतंकियों की भारत में घुसपैठ कराई जाती है। भारत ने पाकिस्तान से पीओके खाली करने के लिए कहा है। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करने वाले निर्वासित पीओके नेता सरदार शौकत अली कश्मीरी ने इस मौके पर कहा कि वो पाकिस्तान के नियो फासिज्म से पीड़ित हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो पाकिस्तान के आतंकियों से सताए हुए हैं।
दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर हजारों लोग सड़कों पर उतरे और अनोखा प्रदर्शन किया। इन लोगों ने ग्रीन हाउस गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन समेत कुछ गैसों के उत्सर्जन में कटौती की मांग की, क्योंकि ये गैसें धरती के तापमान में बढ़ोतरी के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होती हैं। हजारों लोग राजधानी ब्यूनस आयरस की सड़कों पर उतरे और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद की। इनमें कुछ रंग बिरंगी पोशाक। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल लोग हाथों में प्ले कार्ड, बैनर और पोस्टर लिए दिखे, जिन पर लिखे जलवायु परिवर्तन से जुड़े संदेशों के जरिए इन्होंने दुनिया को इस खतरे से आगाह करने की कोशिश की। इस प्रदर्शन को पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने भी समर्थन दिया। ये मार्च ब्यूनस आयरस की सभी प्रमुख सड़कों से होकर गुजरा और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की। एक एमट्रेक ट्रेन के पटरी से उतरने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस ट्रेन में करीब 147 यात्री और 13 क्रू मेंबर सवार थे। इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की भी खबरें हैं। एम्पायर बिल्डर नाम की ये ट्रेन शनिवार की शाम करीब 4 बजे जॉपलिन के करीब दुर्घटनाग्रस्त हुई। एमट्रेक ट्रेन एजेंसी के मुताबिक सभी घायल यात्रियों को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया जा चुका है और यात्रियों के सफर के दूसरे इंतजाम भी कर दिए गए हैं। इस हादसे की सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें आई हैं, उनसे नजर आ रहा है कि ट्रैक के आसपास कई डिब्बे पड़े हुए हैं और यात्री ट्रैक के दोनों तरफ अपना सामान लेकर खड़े हैं। आपको बता दें, एमट्रेक ट्रेन अमेरिका की हाई स्पीड ट्रेन है और 48 मिनट में ही 100 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। स्पेन के ला पाल्मा द्वीप से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार ज्वालामुखी फटा। ला पाल्मा द्वीप के जिस ज्वालामुखी में ये धमाका हुआ है, वो आखिरी बार 50 साल पहले फटा था, लेकिन इस बार इसका रूप जो देखने को मिला वो बहुत खतरनाक है। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में ज्वालामुखी में एक के बाद एक कई धमाके होते दिखे और उन धमाकों की वजह से रात के अंधेरे में खौलता लावा कई फीट ऊपर आसमान में उड़ता नजर आया। इसकी आवाज भी बहुत डराने वाली थी। इसके बाद जब लावा नीचे गिरने लगा तो देखकर ऐसा लगा जैसे वहां आसमान से अंगारों की बारिश हो रही हो। धधकती लपटों और धुएं के गुबार ने आसपास के कई किलोमीटर के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। इतना ही नहीं, वहां हर तरफ ज्वालामुखी से निकले लावे की परत बिछी दिखाई दी। एक दूसरी तस्वीर में ज्वालामुखी से लावा तेजी से नीचे की तरफ बहता नजर आया। देखने से ऐसा लगा जैसे वहां आग का दरिया बह रहा हो। खास बात यह कि ला पाल्मा द्वीप भूकंप और ज्वालामुखी दोनों का अड्डा है, लेकिन ये 50 साल से शांत था और अब जो ये फटा तो बड़ी तबाही लेकर आया। कई मकान इसकी चपेट में आ गए और करीब 7,000 लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। तो 20 मिनट 20 खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।